नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बात करेंगे डोर टू डोर कैंपेन की, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो शोर था चुनाव प्रचार का वो खत्म हो चुका है, लेकिन आज से डोर टू डोर कैंपेन का रास्ता खुल चुका है। आज मतदाता के दरवाजे पर नेताजी जाएंगे और कल आपको बता दें 28 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। मतदान दलों को भी रवाना किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस बार पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं होंगी, लाइन में नहीं लगना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी होगा। इस बार मतदाताओं के लिए लाइन में लगने की जगह टोकन की व्यवस्था की गई है, यानी लाइन में लगने के बजाय टोकन से जो वोटर हैं वो वोट डाल सकेंगे। मतदान कर्मियों को पीपीई किट मिलेगी, फेस शील्ड मिलेगी। मतदान के 24 घंटे पहले बूथ पर सैनिटाइजेशन भी होगा। 65,000 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। 63,68,000 ग्लव्स, 50 लाख फेस मास्क की व्यवस्था की गई है। तो इस बार जो मतदान है 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि कोरोना के साए में ये मतदान होगा। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मसलन लाइन में जो वोटर लगते थे वो नहीं होगा। इस बार टोकन के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वोटर। तो कल वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर आपको बता दें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत बहुत जरूरी रहेगा और मतदाताओं के लिए लाइन में लगने की जगह टोकन की व्यवस्था होगी। मतदान कर्मियों को पीपीई किट, फेस शील्ड मिलेगी। मतदान के 24 घंटे के पहले बूथ पर सैनिटाइजेशन भी होगा। 65,000 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। 63,68,000 ग्लव्स, 50 लाख फेस मास्क की व्यवस्था की गई है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उपचुनाव में कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका है। हर बूथ पर 30 कांग्रेसियों की तैनाती होगी। गड़बड़ी पर कांग्रेस नजर रखेगी। कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी सौंप दी है पूर्व मंत्री, विधायक, सांसदों को कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंप दी है। तो बूथों की सुरक्षा की निगरानी के लिए आपको बता दें जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में कांग्रेस को गड़बड़ी की आशंका है और इसीलिए हर बूथ पर 30 कांग्रेसियों की तैनाती होगी। आपको बता दें 9,000 से ज्यादा बूथ हैं। इस बार गड़बड़ी पर ये कांग्रेसी नेता नजर रखेंगे। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री, विधायक, सांसदों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा सीटों वाले इलाके में एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में कमलनाथ ने जनता से सवाल पूछते हुए लिखा है कि मेरी कौन सी गलती थी। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए लिखा, क्या यह पाप है? कमलनाथ के इस सवाल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ जी, अपने वचनों को भूल जाना आपकी गलती थी। इतना ही नहीं, शिवराज ने यह भी लिखा कि कमलनाथ की नाकामियां पाप नहीं महापाप है। तो आपको ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। जैसा पोस्टर कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था हूबहू उसी अंदाज में बीजेपी ने भी जो सवाल लिखे गए थे कांग्रेस के इस पोस्टर में, हूबहू ऐसा ही पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और इसे वार पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है कि जैसा सवाल पूछा गया था कांग्रेस की तरफ से, हूबहू वैसा ही जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। कहा गया क्या मेरी गलती थी? तो लिखा गया हाँ आपकी गलती थी। उपलब्धियां गिनाकर पूछा क्या ये पाप है? शिवराज ने भी कमलनाथ को तपाक से इसमें जवाब दिया है और कहा अपने वचनों को भूल जाना आपकी गलती थी, पाप नहीं महापाप किया आपने। तो कांग्रेस ने जो विज्ञापन जारी किया है, अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो विज्ञापन चल रहा है उसे आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें तमाम चीजें दिख जाएंगी कि जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा आरोप वैसा प्रत्यारोप।
वार पलटवार का दौर, पोस्टर वार जारी है। इधर कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे सुनवाई करेंगे। कमलनाथ ने इसी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विवादित बयानों को लेकर स्टार प्रचारक का दर्जा कमलनाथ से छीना था और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। चुनाव आयोग का जो फैसला था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस बोबडे सुनवाई करेंगे। कमलनाथ ने इसी के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की थी। देखते हैं इस पर क्या फैसला आएगा। हालांकि आपको बता दें, जो चुनाव प्रचार है वो शोर जो था वो खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बताते हुए कमलनाथ अड़े हुए हैं कि उनसे इलेक्शन कमीशन ने स्टार प्रचारक का दर्जा आखिर क्यों छीना, और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इस पर फैसला आने वाला है। इसी के आदेश को चुनौती जिस तरीके से कांग्रेस ने दी है उस पर देखते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत क्या फैसला सुनाती है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इसी के आदेश को चुनौती दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था, इसी को लेकर कमलनाथ की याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आज सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ के मरवाही की कर लेते हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए चुनावी शोर थम चुका है। कल वोट डाले जाएंगे। आज उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। के ध्रुव कांग्रेस की तरफ से, जबकि गंभीर सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच ही मरवाही का दंगल होना तय है। दोनों के हौसले बुलंद हैं, दोनों जोर शोर से जीत का दावा भी कर चुके हैं। तो देखते हैं मरवाही की जनता कितनी तैयार है, मरवाही के वोटर कितने जागरूक हैं, क्या उनके मन में है, क्या मुद्दे लेकर वो इस बार ईवीएम का बटन दबाएंगे। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। कांग्रेस का आत्मविश्वास जहां भारी है, वहीं पर बीजेपी भी अपने कैंपेन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है और डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। और बात मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां एक मतदान कर्मी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सुधीर जोशी नाम की मतदान कर्मी की मतदान केंद्र संख्या 197 पर ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर बने स्वास्थ्य परीक्षण काउंटर पर मतदान कर्मी सुधीर जोशी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया गया। उन्हें तुरंत मौके पर ही मौजूद एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 घंटे का अथक परिश्रम किया, लेकिन सुधीर जोशी की जान नहीं बचाई जा सकी। सुधीर जोशी शासकीय महाविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ थे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक मतदान कर्मी के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि 15 लाख उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचन कार्य में लगे अगर किसी मतदान कर्मी की मौत हो जाती है तो शासन सरकार उन्हें 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करवाएगा। और जयभान सिंह पवैया, बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला। आरिफ मसूद की सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी उन्होंने कहा आरिफ मसूद मजहबी उन्माद फैलाते हैं, मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। साथ ही साथ मुनव्वर राणा का भी बहिष्कार हो। आपको याद दिला दें, फ्रांस के खिलाफ मसूद ने प्रदर्शन किया था और मुनव्वर राणा भी उसी लाइन पर थे। हालांकि मुनव्वर राणा लगातार ये कह रहे हैं कि उनके बयानों का गलत मतलब निकाला गया। फ्रांस में इन दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बनाए गए कार्टून को लेकर विवाद छिड़ा है, जिसके बाद फ्रांस में कुछ आतंकी हमले हुए हैं और इसी को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। आरिफ मसूद की तरफ से ऐसा बीजेपी कह रही है। इसी को लेकर मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं मुनव्वर राणा जो शायर है, मशहूर शायर हैं, उनका भी बहिष्कार करने की बात कही गई।
आरिफ मसूद जो कि विधायक हैं, उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इन पर आरोप है कि ये लोग मजहबी उन्माद फैलाते हैं। मसूद पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी उपलब्धि, जी हां, जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। आंध्र प्रदेश के साथ पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। पिछले अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में 26% ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। कोरोना संकट में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ इस तरह से अव्वल आ चुका है। पिछले साल की तुलना में अक्टूबर में 26% का ज्यादा कलेक्शन हुआ है। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है और आंध्र प्रदेश के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है छत्तीसगढ़। तो जो अर्थव्यवस्था की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं बाजी मारता हुआ नजर आया छत्तीसगढ़, और जीएसटी के कलेक्शन में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल आ चुका है। तो बड़ी उपलब्धि भूपेश सरकार ने, हालांकि आपको बता दें जो राज्योत्सव हुआ था उसमें अपनी सरकार की जो उपलब्धियां थी वो गिनाई थी। यहां तक कि राज्यपाल महोदया ने भी कहा था कि जो भूपेश सरकार काम कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो नारा है वो लोगों को रास आ रहा है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। ऐसे में सरकार की ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है, भूपेश सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि सरकार लगातार अपनी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए। और रायपुर से खबर, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी अहम खबर आ रही है। राज्य और केंद्र के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन है। जी हां, 5 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे किसान संगठन। नवंबर में धान खरीदी की मांग को लेकर चक्का जाम किया जाएगा। केंद्रीय कानून रद्द करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन होगा। राजधानी के सभी 5 रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 12 से 4 बजे तक चक्का जाम की तैयारी है। धान खरीदी की मांग को लेकर चक्का जाम करेंगे किसान संगठन। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य और केंद्र के खिलाफ किसानों का गुस्सा एक बार फिर से फूटता हुआ नजर आ रहा है। 5 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में किसान संगठन चक्का जाम करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि राजधानी के यानी रायपुर के सभी 5 रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम की तैयारी है। और बुलेटिन में खबर सतना से, जहां के स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पीड़ित को प्रसव पीड़ा होने पर वाहन भेजने की गुहार करने लगा। अस्पताल में ना डॉक्टर मिले ना नर्स, और 108 एम्बुलेंस चालक ने कंट्रोल रूम में फोन लगाकर वाहन की बुक करने की दलील देकर पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित के पास मोबाइल भी नहीं था तो उसने लोगों से फोन लगाने की मिन्नत की, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो वो घर लौट आया। घर पर पत्नी का प्रसव हो गया, लेकिन नवजात की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में नवजात को कचरा ढोने वाले रिक्शे पर लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। डिलीवरी के लिए आए थे सुबह, गाड़ी वाहन के लिए। अपने पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। 1-2 आदमी को बोला कि फ़ोन नहीं लगाए हैं। इसके बाद एम्बुलेंस वाला ड्राइवर खुद के मिला, उनको हमने बोले तो बोले कि 108 को फ़ोन लगाइए। अब 108 के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं। जो अगर आप खुद के मिल गए हो तो उसमें 108 की लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर आप कहाँ कहाँ गए हो? फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल देखे तो है ही नहीं रहे। फिर एक वहाँ कर्मचारी रहते हैं, उनसे बोले तो डॉक्टर को भेजाए। डॉक्टर बोल दिए मैडम को। अब हमको मैडम को पता नहीं था कि ऊपर है कि नीचे। हमने वहीं नीचे देखा सुना तो परेशानी में रहे। इसके बाद आदमी फिर घर चले गए वापस लाने के लिए, तो फिर रक्षा की व्यवस्था बनी, रक्षा में ले आए। और अब भूकंप की बात करते हैं। सिवनी में दरअसल 3 महीनों से भूकंप के हल्के झटकों के बाद अब तीव्र भूकंप आने की घटनाओं के बाद लोग दहशत में हैं। सिवनी में एक हफ्ते के अंदर 3.5 और 3.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले 2 भूकंप आ चुके हैं। 2 बड़े भूकंप आने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने आगे भी भूकंप आने की आशंकाओं को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया।
साथ ही अगले 72 घंटे के अंदर भूकंप के झटके आने की चेतावनी जारी कर दी गई। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पहले आए भूकंपों का कारण पता करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र एवं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञ लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। रिक्टर पैमाने पर नापा गया है और विधिवत भूकंप हुआ है और उसमें जो एपिसेंटर है उसके आसपास के जितने गांव हैं उन गांवों में विशेष सतर्कता बरतते हुए, क्योंकि उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं और आफ्टर शॉक जो है 3.3 से घटते क्रम में ही आएंगे, 1 या 2 में। तो उसमें नागरिकों से जिनके मकान मजबूत हैं, पक्के हैं, वे भी सतर्क रहें और जिनके कच्चे मकान हैं और पूर्व के कोई क्षतिग्रस्त हैं उनका भी हम सर्वे करा रहे हैं ताकि उनको अस्थायी रूप से, वैकल्पिक रूप से अगले 1-2 दिन के लिए किसी और जगह पे सुरक्षित रूप से। और दमोह से दर्दनाक खबर, 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। विदिशा से कटनी जा रही थी कार। और दूसरे हादसे का जिक्र करूं तो इसमें अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई है, यानी चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 1 शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। दोनों घटनाएं देहात थाना क्षेत्र की हैं। 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। कार पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। विदिशा से कटनी जा रही थी कार। दूसरे हादसे में एक कार पेड़ से टकराई, उसके बाद 1 शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 2 सड़क हादसे दमोह के देहात थाना क्षेत्र की, जहां पे 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 3 लोगों की जान चली गई है। और कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। जबकि जो दूसरा हादसा है वो दरअसल तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है, उसके बाद 1 व्यक्ति की मौत हुई है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। कार और पिकअप की टक्कर में दूसरे हादसे की बात करूं तो यहां पर 2 लोगों की जान गई है। तो दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। 2 सड़क हादसे एक ही थाना क्षेत्र में, देहात थाना क्षेत्र में सामने आए, जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो के ट्रक में घुस जाने से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गुना ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे, तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल भिजवाया गया। तो दर्दनाक सड़क हादसा आपको बता दें यहां पर, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, पति पत्नी समेत 3 लोगों की जान गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए गुना ले जाया गया है। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गई है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे, तभी इनका स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गया। कोरोना संक्रमण के हिसाब से इंदौर वालों के लिए अक्टूबर राहत भरा रहा। इसमें 1 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। 9,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित तो मिले, लेकिन 11,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती और डिस्चार्ज हुई। अक्टूबर के पहले ही दिन सबसे ज्यादा 495 मरीज मिले, तो महीने के आखिरी दिन सिर्फ 77 मरीज मिले। इस महीने की शुरुआत में 4,533 सक्रिय मरीज थे, जो आखिरी दिन 2,566 रह गए और अब कोरोना मरीजों की संख्या 100 से नीचे है। एक लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई है इंदौर में, जो कि एक वक्त पर ये शहर जो आर्थिक राजधानी माना जाता है मध्य प्रदेश का, ये हॉटस्पॉट के तौर पर प्रसिद्ध था, लेकिन अब अक्टूबर जो महीना था वो राहत भरा गुजरा है। 1 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई है। 11,500 जो रिपोर्ट है, 9,500 से ज्यादा
कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 11,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती, डिस्चार्ज हुए। और खबर मध्य प्रदेश के रायगढ़ से, जहां पर 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी। कमरे में सुसाइड नोट मिला। स्वेच्छा से यानी खुद से आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो बिहार कॉलोनी की यह घटना है। रायगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रायगढ़ में आपको बता दें, 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी है। कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। स्वेच्छा से आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर 2 सगे भाइयों ने जान दे दी है। और खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते 2 गिरफ्तार किए गए। दरअसल सट्टा खिला रहे थे लोग। बूढ़ापारा के मकान से गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया। सट्टे के खेल में शामिल कई लोगों के नाम मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो सटोरियों के खिलाफ राजधानी रायपुर में लगातार कार्रवाई जारी है। साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सट्टे में शामिल कई लोगों के नाम मिले हैं। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। सट्टे के खेल में शामिल कई लोगों के नाम भी मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर सट्टे का खेल चल रहा था और इसके खिलाफ साइबर सेल जो है वो लगातार एक्टिव है और वो निगरानी कर रहा है, नजर बनाए हुए है। लिहाजा साइबर सेल ने 2 लोगों को आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया। बूढ़ापारा के मकान से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। सट्टे का काला खेल यहां पर चल रहा था। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।